हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 16 करवाने जा रहा हूँ। जितने क्वेश्चंस आज की वीडियो में होंगे मैं करवाऊंगा। वैसे तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करवा के ये एक्सरसाइज फिनिश कर दूं, खत्म कर दूं। पूरी कोशिश रहेगी। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 हमें करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि इंटरसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे दो तरीके के इंटरसेप्ट होते हैं स्टूडेंट हमारे पास। एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। तो ये फर्क क्या है जरा चेक करते हैं। स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। इसी तरीके से यहां भी क्या आ गया, एक एक्स एक्सिस और यहां आ गया एक वाई एक्सिस। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं कि यहां पे मैंने सपोज किया कि एक लाइन थी और उस लाइन ने क्या किया, आते आते क्या कर दिया, इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को इस पॉइंट पर कट कर दिया। सुनिएगा मेरी बात को वापस। इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को कट किया इस पॉइंट पर। तो मैं कहूंगा कि इस लाइन ने क्या किया, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब यह है कि लाइन, कोई भी लाइन क्या करे, एक्स एक्सिस को कट करे तो फिर वो पॉइंट कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट बन गया। क्या कर दिया इसने, क्या क्रिएट कर दिया, एक्स इंटरसेप्ट। और याद रखिएगा एक्स इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है जरा देखिएगा। आपको पता है ये पॉइंट कहां पर है, आप बोलेंगे सर ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब इसके पास x की वैल्यू तो होगी जिसको हम कह देते हैं x, लेकिन क्या इस पॉइंट के पास y की वैल्यू होगी? आपका जवाब आना चाहिए कि सर नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि y में तो इस पॉइंट ने कुछ कवर किया ही नहीं है, तो ये तो है ही एक्स एक्सिस पर, तो इसके पास वैल्यू भी सिर्फ एक्स एक्सिस की होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर हम कहेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए y क्या होता है, 0। फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। अब ये y इंटरसेप्ट क्या होता है, अब आप समझ चुके हैं। आप बोलेंगे सर अगर कभी भी कोई लाइन y एक्सिस को कट करे, किसको कट करे, y एक्सिस को कट करे, तो यहां पे इस पॉइंट पर इस लाइन के इस पॉइंट पर क्या हुआ कि इसने क्या किया, इस y एक्सिस वाली लाइन को कट कर दिया इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब इसने y इंटरसेप्ट क्रिएट किया है। और अब आपको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं हम, क्योंकि ये पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पर, तो इसके पास y की वैल्यू तो होगी। लाजमी सी बात है y की वैल्यू होगी क्योंकि y एक्सिस पर है। क्या इस पॉइंट के पास x की वैल्यू होगी? तो आपका जवाब फौरन आएगा सर नहीं, क्योंकि इस पॉइंट ने x एक्सिस में तो कुछ कवर किया ही नहीं, ये तो सिर्फ y एक्सिस में कवर किया है। x एक्सिस में कवर करता तो यहीं कहीं आता। इसका मतलब इस पॉइंट के पास x की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई कि फॉर y इंटरसेप्ट x की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 0। तो ये दो बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि इसका लेना देना हमारे सवाल से है। तो जब भी सुने कहीं पे भी क्या x एक्सिस को कट किया और कहीं y एक्सिस को कट किया, तो समझ लें कि वहां इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट लग गया। आए जरा सवाल को देखते हैं। अब यहां पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P and Q is cut by x axis and by y axis। ये जो बात की ना, ये बड़ी ही कीमती बात है, पता है आपको। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, सिर्फ यहीं तक की बात सुने वापस। बोल रहे हैं कि लाइन सेगमेंट है, क्या बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन कर रही है पी और क्यू को। सही है भाई। इस कट बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जरा सुनिएगा, उसने बोला कि एक लाइन सेगमेंट है जो कट कर रही है एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो मैंने क्या किया, एक लाइन बना दी, ये आ गई लाइन। अब इस लाइन सेगमेंट ने इस पॉइंट पे भी कट किया
और इस पॉइंट पे भी कट किया, ये एक लाइन सेगमेंट है, सही है ना, इसके एंड पॉइंट होता है। क्लियर? इतनी बात उसने कही और उसने दो पॉइंट भी गए, एक पी पॉइंट एक पी पॉइंट। उसने क्या बोला, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो यहां वो कह रहा है कि वो जो एक पॉइंट हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे जो कट किया उसको हमने बोला है ए, और वाई एक्सिस पे जो कट किया उसे कहा है बी, क्योंकि रिस्पेक्टिवली ने हमें ये बात बताई कि ए पॉइंट हम उसको कहेंगे जो एक्स एक्सिस पर है, बी पॉइंट हम उसे कहेंगे जो वाई एक्सिस पर है। इसका मतलब जो इसने यहां पर कट किया ना उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ए पॉइंट, और जो वाई एक्सिस पे कट किया है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बी। तो ये आ गया हमारे पास बी पॉइंट। और यहां पे एक लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर खुद भी एक पॉइंट है, खुद भी पॉइंट है, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर पॉइंट है, इस पॉइंट क्या है, पी क्यू। तो यहां पर हमारे पास P, इसको हम P बोल देते हैं और इसको हम क्या बोल देते हैं, Q बोल देते हैं, सही है। तो ये हमारे पास पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट के क्या किया, एक y एक्सिस पे कट करा और एक x एक्सिस पे कट किया। x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट किया उसको हमने A बोला, y एक्सिस पे जिस पे कट किया उस पॉइंट को हमने B बोला। यहां तक की बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या आपको इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है? आप बोलेंगे सर यहां पर अगर आप देखें तो ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसके पास x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0। और ये पॉइंट अगर आप देखें तो ये पॉइंट है y एक्सिस पर, तो इसके पास x की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, y होगी। अब बताएं यहां तक की डायग्राम आपको समझ में आ गई? एक दफा मैं फिर रिपीट करता हूं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वापस क्लियर हो जाए। ध्यान से सुन लीजिएगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q, एक लाइन सेगमेंट है PQ, सही है, एक PQ लाइन सेगमेंट है, इज कट बाय x एक्सिस एंड बाय y एक्सिस। पहले x एक्सिस को कट किया उसके बाद फिर y एक्सिस को कट किया एट A एंड B। तो x एक्सिस पे जो कट किया उसको हमने पॉइंट को A कहा, y एक्सिस पे जो पॉइंट को कट किया उसको B का। फाइंड द रेशियोज इन विच A एंड B डिवाइड PQ। अब हमें देखें यहां पर एक रेशियो नहीं निकालना, यहां पर वर्ड यूज किया गया है रेशियोज, मतलब एक से ज्यादा। तो रेशियोज निकालने हैं इन विच, जिसमें A और B डिवाइड करेंगे, A और B डिवाइड करेंगे किसको, लाइन सेगमेंट PQ को। तो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट कि A डिवाइड PQ को कर देता है। हम यहां लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट A divides PQ, let A divides PQ in the ratio M। अब देखें यहां पर स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, M रेशियो N। हमने मान लिया स्टूडेंट कि ये लाइन सेगमेंट AB है, सॉरी PQ है, यहां पे A पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट AB को M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? मान रहे हैं इतनी बात? चले हम जरा देखें। अब यहां पर हम लगेंगे, किसको लगेंगे, पहले लगेंगे पॉइंट P को। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास, -8, 10 है, इसके पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x1, y1। उसके बाद पॉइंट कौन सा, Q, तो ये आ गया Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, -4। दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x2, y2। उसके बाद एक पॉइंट A है, तो ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, x, 0। तो यहां पर हमने क्या किया, x, 0 लिया, तो यहां पर इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कह देंगे हम x, जहां तक की बात क्लियर है? कोई मसला है बता दें जल्दी से, है ना। तो आप यहां पर आगे जरा देखिए, मैं वहां करवाऊंगा सारा काम, तो मैं इस कैमरे को थोड़ा सा उधर कर देता हूं। चले भाई स्टूडेंट, अब जरा यहां पर देख लें। यहां पर आपको पता है कि यहाँ डिवाइड का वर्ड यूज हुआ है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट इंटरनल डिवीजन का और एक्सटर्नल डिवीजन का। आपको पता है, मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप पता है मुझे यहाँ कहीं भी क्या इस वर्ड का यूज हुआ है कि यहाँ डिवीजन जो हुई है वो इंटरनली हुई है या एक्सटर्नली? नहीं बताया। तो आपको डायरेक्टली इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां हम यूज करेंगे बाय यूजिंग
बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बहुत इजी था हमारे पास। x के लिए क्या था, x के लिए था m2 x1, चले ऐसे लिखते हूँ, m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। यही था ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। चले आए जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है क्या, x की वैल्यू तो x ही है, तो इसको x की वैल्यू को x ही रखेंगे। चले भाई m1 की अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हम क्या करते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं हम, उससे हमारा इसको यूज करने का फायदा ही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है x भी नहीं पता, m1 भी नहीं पता और m2 भी नहीं पता। अगर हम ये लगाएंगे तो हम सॉल्व क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम होशियारी करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें, हमें पता है x की वैल्यू तो x है जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें y की वैल्यू पता है दैट इज 0। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे y के लिए पहले फॉर्मूला लगा लेता हूं। y के लिए फॉर्मूला लगा के मुझे इजीली रेशियो मिल जाएगा, तो मैं y के लिए लगाता हूं। सही है ना, मेरी बात समझ में आई? तो y इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। बात समझ में आई? मैंने क्यों x का नहीं लगाया, y का क्यों लगाया? क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है। अब जल्दी से देखें, y की वैल्यू हमें पता है दैट इज 0 इज इक्वल टू m1 हमें नहीं पता लेकिन y2 पता है। y2 क्या है, -4, तो ये आ गया -4। उसके बाद प्लस m2 भी हमें नहीं पता, y1 पता है, y1 कितना दैट इज 10, तो ये आ गया हमारे पास 10 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। यहां तक कोई मसला, खुश है ना? खुश रहिएगा बिल्कुल। यहां पर m1 प्लस का m2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचा कौन, यहां देखें 0 इज इक्वल टू माइनस प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय m1 क्या हो जाएगा 4m1 प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय m2 क्या हो जाएगा 10m2। अब मुझे एक बात बताएं, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है m1 रेशियो, यहां पे असल में करता ही हूं m रेशियो n नहीं करता, मैं यहां लिख देता हूं m1 रेशियो m2, क्या लिख देता हूं m1 रेशियो m2। चलें, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो m1 रेशियो m2, हमें निकालना है m1 रेशियो m2 का मतलब m1 डिवाइडेड बाय m2, मतलब हमें m1 डिवाइड बाय m2 कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 4m1 इज इक्वल टू 10m2। अब मुझे चाहिए था m1 डिवाइडेड बाय m2, तो यहां m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 2 का क्या हो जाएगा 4 एंड 2 5 का क्या हो जाएगा 10। तो हमारे पास m1 डिवाइड बाय m2 को मैं क्या लिख सकता हूं m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 रेशियो 2, 5 रेशियो 2। यहां जाके स्टूडेंट हमने एक रेशियो फाइंड आउट कर लिया, हमने पता लगा लिया कि ये जो ए पॉइंट है ना, ये इस लाइन पी क्यू को 5:2 में डिवाइड करेगा। ये इसका पहला पार्ट है, समझ लें। अब दूसरा क्या है, अब हमें ये निकालना है कि जो बी पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मैं यहां लिख देता हूं लेट, अब अगला पार्ट कर रहे हैं लेट बी डिवाइड्स पी क्यू, लेट बी डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो m रेशियो n। सही, m रेशियो n लगा लेते, कोई मसले वाली बात नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पॉइंट P लिखेंगे। पॉइंट P हमारे पास क्या है, सवाल में देखें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के कितने गिवन है दैट इज -8, 10। इसको क्या कर देंगे, इसको कह देंगे x1, y1। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास Q गिवन है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाईजान 6, -4, तो ये आ गया 6, -4। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x2, y2। और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है दैट इज 0, y, और इसको हम कह देंगे x, y। को नजर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक मिनट मुझे देखने दे।
सही नजर आ रहा है। चलें आगे देखें स्टूडेंट, अब क्या होगा, बस आखिरी काम है हमारा, जल्दी से कर लेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। चले भाई, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन सवाल वही है कि हमें यहाँ पे x के लिए लिखना है फॉर्मूला या y के लिए, क्योंकि हमें यहाँ मेन मकसद m1 रेशियो m2 को कैलकुलेट कर। तो यहाँ पर जरा देखें, तो यहाँ पर इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा कि हमें x के लिए खोलना है या y के लिए। अब देखिए यहाँ मुझे y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन यहाँ मुझे x की वैल्यू पता है, क्या है 0। तो मैं यहाँ पे x के लिए फॉर्मूला लिखूंगा, और x के लिए हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। याद हो गया होगा अब तो, है ना। तो x की जगह क्या आ जाएगा 0, या क्या 0 इज इक्वल टू m1 हमें नहीं पता। और यहाँ पर एक बात आप लोग ये भी बोल लोगे सर कि यहाँ पे आपने रेशियो को नाम दिया m रेशियो n, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं m कर देता हूँ और इसको मैं n कर देता हूँ, सही है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना। या मैंने इसको m कर दिया और इसको n कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया m प्लस का n, सही है। चलें, m किसके बराबर m के, और x2 किसके बराबर है 6 के, तो ये आ गया 6 प्लस का n अपनी जगह पर x1 हमारे पास क्या है माइनस का 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 एंड डिवाइडेड बाय m प्लस का n। यहां पर m प्लस का n डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और खत्म। तो बच क्या गया 6m, 0 इज इक्वल टू 6m प्लस माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा 8n। हमें क्या निकालना है, m रेशियो n मतलब m डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्या करता हूं, यहां ये माइनस का 8n उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8n। अब हमें m डिवाइडेड बाय n चाहिए, तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन गया m डिवाइडेड बाय n। इसको हम काट देते हैं, 2 3 6 एंड 2 4 8। तो हमारे पास m डिवाइड बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, m रेशियो n किसके बराबर आ गया 4 रेशियो 3 के, 4 रेशियो 3 के। और यहां जाके हमने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह आपको हर चीज क्लियर होगी। अगर कोई भी मसला अभी फिर भी हो रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके सबसे शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आया पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 17 को करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट सेंट्रॉइड है क्या। इसके ऊपर भी बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज बनता है स्टूडेंट, एमसीक्यू बनता है, तो आपको इसको समझना और आगे अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको खुद पता होगा सेंट्रॉइड क्या होता है। तो आइए जरा इसको समझते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आइए जरा सेंट्रॉइड को समझते हैं स्टूडेंट। सेंट्रॉइड को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है और अपना मर्जी से नाम दे दें। 3 वर्टेक्स है ट्राइंगल के, एक को मैंने ए का नाम दिया, दूसरे को बी का और तीसरे को सी का। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अब मैं इस वर्टेक्स ए से एक ऐसी लाइन निकालूंगा जो सामने वाली साइड को जाकर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी, जिसे हम कहते हैं बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। याद रखिएगा, ये आगे भी कुछ सवालों में इस्तेमाल होगा। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो यहां पर ये क्या करेगा, ए पॉइंट से एक लाइन हमने ऐसे निकाली, उसने क्या किया, अपोजिट साइड को जाकर 2 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ना, यहाँ जो पॉइंट मिला होगा वो इस लाइन BC का मिड पॉइंट मिला होगा। मिड पॉइंट बिल्कुल मिड में होगा, समझ में आई बात। तो इसने मिड पॉइंट क्रिएट कर दिया अपोजिट साइड पर। तो ये जो हमारे को लाइन मिली ना, इस लाइन को कहा जाता है मीडियन, और एक वर्टेक्स से निकली थी इसलिए हम कहेंगे इसको मीडियन ऑफ ए। इसी तरीके से एक लाइन हम बी वर्टेक्स से निकालेंगे और ऐसे निकालेंगे कि वो अपोजिट वाली साइड को जाकर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। आप कह सकते हैं कि ए और सी का मिड पॉइंट बन जाएगी, ए और सी का
मिड पॉइंट बन जाएगी। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम कहते हैं मीडियन, और ये बी वर्टेक्स से निकला है तो हम इसे क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ बी। अब हम एक और काम क्या करते हैं, ये जो सी वर्टेक्स है इससे भी एक लाइन निकालेंगे और ऐसे निकालेंगे कि सामने वाली साइड को जाकर दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगी, तकसीम कर देगी। तो इस लाइन को हम क्या आप कह सकते हैं कि ए और बी के बिल्कुल मिड पॉइंट बन जाएगी। तो हमें यह बात पता चली कि ये लाइन क्या कहलाएगी, मीडियन, और सी वर्टेक्स से निकला है तो ये लाइन क्या कहलाएगी, मीडियन ऑफ सी। अब आप देख सकते हैं यहां पर ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस बने और ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, एक दूसरे को कट किया, उस पॉइंट को कहा जाता है स्टूडेंट, उस पॉइंट को कहा जाता है स्टूडेंट क्या, सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है उसे, सेंट्रॉइड। तो याद समझिएगा सेंट्रॉइड क्या होता है, द पॉइंट वेयर all the medians of a triangle meets, that point is called centroid। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, जहां पर मीडियंस, सारे मीडियंस जो होते हैं ट्राइंगल के इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। अब सवाल ये है कि इस मीडियन मतलब सेंट्रॉइड को कैलकुलेट कैसे करना है स्टूडेंट। याद रखिएगा, अगर आपको इसकी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 एंड डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। और y कैलकुलेट करना है तो y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। बहुत इजी सा फॉर्मूला है x की और y की वैल्यू निकालने का। मतलब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये भी एक पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। तो x की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे और y की वैल्यू इस तरीके से। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब आए जरा इसके सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो ये है आपके सामने सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। मतलब x, y को कैलकुलेट करना, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना। whose एंगुलर पॉइंट्स आर, उसके पॉइंट्स हमें गिवन है a b c। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड के कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे a पॉइंट। a पॉइंट हमारे पास क्या है, 1, 3। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है b, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 7। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को कह देंगे x2, y2। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है 5, 6। तो इसको हम कह देंगे इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x3, y3। क्लियर। तो यहां पर हम यूज करेंगे बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो यहां पर हमारे पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, x, y हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है उसके लिए, उसके लिए फॉर्मूला ये है कि x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। चलें, अब यहां पर हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है 2 और x3 की वैल्यू क्या है 5। तो 1 प्लस का 2 प्लस का 5 एंड डिवाइड बाय 3, कॉमा y1, y2, y3। तो y1 क्या आ गया 3, y2 क्या आ गया 7 और y3 क्या आ गया 6। तो 3 प्लस का 7 प्लस का 6, तो 3 प्लस का 7 प्लस का 6 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास इसके x, y क्या निकल के आ गया, जरा चेक करते हैं। यहां पर 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 1 8। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई 8 डिवाइडेड बाय 3। और यहां देखें 7 और 3 10 और 10 और 6 16। तो यहां पे हो गए 16 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर जाके स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व कर दिया। इंशाल्लाह आपको समझ गया आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा शायद आपको, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, नजर नहीं आ रहा था आपको। तो यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट वो आप खुद करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कोई लंबा कोई कहानी इसमें है नहीं, सिंपल आपको पॉइंट जो गिवन है वो लिखना है और आपको बता देना पहला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, दूसरा पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, तीसरा पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल x1 प्लस का x2 डिवाइड बाय 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इंशाल्लाह अब बहुत इजी तरीके से उसके सेकंड पार्ट को कर लेंगे। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका वो जो आप आगे पढ़ेंगे जाकर, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, उससे करवा दूंगा। बहुत छोटा तरीका है वो, और जब आप आगे पढ़ेंगे स्लोप के बारे में तो इसको सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्लोप भी। लेकिन अभी हम जिस एक्सरसाइज में हैं, जहां तक अभी तक हमने सीखा है, अगर हम उसके हिसाब से सॉल्व करें तो ये थोड़ा सा लंबा है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, उससे भी आंसर निकाल के दिखाऊंगा, और जो दूसरा तरीका छोटा उससे भी दिखाऊंगा। तो मैं यही कहूंगा, आपको प्रेफर यही करूंगा कि जब आप आगे के एक्सरसाइज करेंगे तो आपको तो नॉलेज आई जाएगी, और जब ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो जो सेकंड मेथड से जो करवाऊंगा ना, उसी को फॉलो करिएगा, बहुत जल्दी सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं अभी तो फिलहाल लॉन्ग तरीके से करवाता हूं पहले। अब यहाँ देखो सर, सवाल पढ़े जरा। सवाल में लिखा हुआ है अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये आ गई स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन है इस दो पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो यहां पर हमारे पास एक पॉइंट को मैं क्या देता हूं, ए का नाम, ये आ गया 7,9, और एक पॉइंट को नाम दे देता हूं बी का, दैट इज -1,1। उसके बाद बोल रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन। इसी लाइन पे एक और पॉइंट है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, जिसके ऑर्डिनेट हमारे पास 4 है। ऑर्डिनेट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है पता है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, इसके अंदर एक x होता है और एक y होता है। यहां जो ये x होता है इसे कहा जाता है एब्सिसा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ABSCISSA। तो ये x को नाम दिया जाता है एब्सिसा का, और y की वैल्यू को नाम दिया जाता है ऑर्डिनेट का। इसका मतलब जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं, उसकी एक वैल्यू मतलब y की वैल्यू हमें पता है, और x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब इसकी x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और y की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 दी गई। ऑर्डिनेट क्या है, 4। यहां तक की बात क्लियर है? तो अब जल्दी से देखें, आगे बढ़ते हैं। अब तो स्टूडेंट यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, स्टूडेंट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ये एक ए बी लाइन हो गई, और इस ए बी लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, ये जो नया पॉइंट आया ना, नया, इस पॉइंट ने आकर इस लाइन ए बी को एक रेशो में डिवाइड कर दिया। अब हमें नहीं पता कौन से रेशो में डिवाइड किया, तो यहां पर हम कहेंगे ये पॉइंट पी है, मान लेता हूं, सही। तो हम यहां लिखते हैं लेट पॉइंट पी divides the line segment AB in the ratio M1:M2। क्लियर? इतनी बात लिख दी, बहुत खुश है हम लोग। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7,9। इसको हम कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 1। तो ये आ गया -1, 1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहते हैं, x2, y2। क्लियर? उसके बाद हमारे पास M1:M2 को हमने सिंपल बोल दिया कि M1:M2 ये रहेंगे। और कुछ है, हाँ, एक पॉइंट पी भी है। तो पॉइंट पी के बारे में हम क्या जानते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 4 है, इसको हम बोल देंगे x, y। अब सवाल पैदा होता है, क्योंकि यहां पर डिवीजन का जिक्र नहीं हुआ कि कौन सी डिवीजन है, इंटरनली या एक्सटर्नली। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर सवाल में जिक्र ना हो कौन सी डिवीजन है, तो आपको सीधा सीधा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। चले भाई, अब सवाल पैदा होता है कि हम, क्योंकि हमारे पास फिलहाल यहाँ 3 अननोन्स है, एक है M1 और एक है M2 और एक है X। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं पहले X के फॉर्मूले को ओपन करूं या Y के, क्योंकि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे को X, Y मिलता है। तो इसके मुझे बताएं पहले मैं X के लिए ओपन करूं या Y के लिए। आपको डिसाइड कहां से करना है, इसको देख के, इस पॉइंट P को जो डिवाइड कर रहा है ना लाइन को, उस पॉइंट को देख के डिसाइड करना है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए तो x की वैल्यू आपको नहीं पता, ये तो x ही है, लेकिन
y की वैल्यू आपको पता है दैट इज 4। इसका मतलब तो मैं यहाँ पे y के फॉर्मूले से शुरुआत करूंगा क्योंकि मुझे y की वैल्यू पता है। तो y के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाएंगे, किसके लिए, y के लिए। और y का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। क्लियर। अब हमें पता है y की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4। तो y की जगह क्या आ जाएगा 4, यहाँ m1 प्लस का m2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद m1 हमें नहीं पता, y2 हमारे पास क्या है, दैट इज 1। उसके बाद प्लस m2 हमें नहीं पता, और y1 की बात करें तो दैट इज 9। तो यहाँ पे 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा 4m1 प्लस का 4m2 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, m1 प्लस का 9m2। अब m1 हमारे लोग एग्जाम कर देंगे, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ 9m2 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 4m2 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4m2। 4m1 माइनस का m1 कितना हो जाएगा, 3m1 इज इक्वल टू 9 में से 4 का कितने बचेंगे, 5। तो ये आ जाएगा 5m2। हमें क्या चाहिए, m1 डिवाइडेड बाय m2। तो यहाँ m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 अपनी जगह पर है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है m1 से, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट m1 रेशियो m2। अब हमें असल में ये थोड़ी चाहिए था, हमें तो असल में चाहिए x की वैल्यू। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, x के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, x के लिए m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। क्लियर यहां तक की बात, मैं देख लूंगा आपको नजर आ रहा है, क्लियर जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर फरमाए स्टूडेंट, अब अगर आप यहां देखें तो यहां पर x की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन m1 मुझे पता है दैट इज 5। तो ये आ गया 5। x2 मुझे पता है, बिल्कुल x2 बराबर है माइनस के 1 के, तो ये आ गया माइनस का 1 प्लस m2 किसके बराबर, m2 तो 3 के बराबर है। और x1 तो x1 बराबर है किसके, 7 के, तो ये आ गया 7 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 मतलब 5 प्लस का 3, यह आ जाएगा 5 प्लस का 3। जरा आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 7 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 21, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 21 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 8, और 8 1 जा 8 और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई क्या, 2। तो यहां जाके हमने स्टूडेंट इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर लिया, किसके, पॉइंट P के। तो यहां लिख देंगे हैंस इस तरह द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर क्या है, 2,4। अब स्टूडेंट एक बात सुने, मैंने आपको जैसा कि कहा था कि हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी मौजूद है। वो सेकंड मेथड क्या है, जरा देखें। सेकंड मेथड ये बहुत इजी है, जल्दी से देख लीजिएगा क्या है सेकंड मेथड में क्या कर रहा होता है, देखिए आप अगर आप देखें तो तीनों पॉइंट ए, पी और बी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाए कर रहे हैं। ये क्या होता है पता आपको, ये कहलाती है कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन। अगर कभी भी पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाए करते हैं, उन पॉइंट्स को कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो लाजमी सी बात है ये पॉइंट्स क्या हो चुके हैं, कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंट की कंडीशंस होती है 5, उसमें से एक कंडीशन ये होती है कि अगर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालें, स्लोप ऑफ एपी निकालें तो वो बराबर आएगा स्लोप ऑफ ए बी के। तो ये है कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन। तो यहां पर मैं कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन लगाऊंगा, तो यहां पर मुझे पता है
स्लोप ऑफ, मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले निकालूंगा स्लोप ऑफ ए बी। क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ एपी। क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ एपी। सही है, तो स्लोप ऑफ एपी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 7,9, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कह दूंगा, x1, y1। एक पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, x, 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देंगे x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। क्लियर, y2 हमारे पास क्या है, दैट इज 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का y1 हमारे पास क्या है 9, x2 हमारे पास क्या है x, और x1 हमारे पास क्या है 7। सही है, तो ये हम उसका हम फर्दर सॉल्व करें तो m हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 4 माइनस का 9 कितना होता है, दैट इज माइनस का 5, और डिवाइडेड बाय x माइनस का 7। यहां तक की बात क्लियर हुई है ना। अब यहां पर हमने स्लोप ऑफ एपी निकाला यहां पे, तो यहां पर अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो यहां पर ये हमने निकाला क्या, स्लोप ऑफ ए सी, सॉरी स्लोप ऑफ एपी, तो हम लिखेंगे एम एपी, ये स्लोप ऑफ एपी है, और वो क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि हमें पता है कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या बोलती है कि स्लोप ऑफ एपी बराबर आएगा स्लोप ऑफ ए बी के। तो यहां पर ए बी है, तो यहां पर ए और बी पॉइंट को लिख देंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, दैट इज 7,9, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 1। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देंगे, x2, y2। तो अब हम स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो यहां पर y2 हमारे पास क्या है, दैट इज 1, माइनस का y1 हमारे पास क्या है, दैट इज 9, x2 हमारे पास क्या है, दैट इज -1, और x1 हमारे पास क्या है 7। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो m हमारे पास क्या निकलेगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 8। सही है, और माइनस के 8 से माइनस का 8 तो घर को गया, तो यहां पर हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। अब यहां हम लिखेंगे कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या कहती है हमसे कि स्लोप ऑफ एपी बराबर आएगा किसके, स्लोप ऑफ ए बी के बराबर आएगा। तो यहां पर हमने स्लोप ऑफ एपी क्या निकाला, दैट इज माइनस का 5 डिवाइडेड बाय x माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, स्लोप ऑफ एबी क्या है 1, इसको वहां जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस का 7, और यहाँ इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमारे पास 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास x निकल के आ गया क्या 2। यहां जाके वो स्टूडेंट हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, और आप यहाँ देख सकते हैं यहां से भी x की वैल्यू 2 निकली है, और यहां से भी x की वैल्यू 2 निकली है। तो बस मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात बताई है, तो आप चाहें जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और स्लोप को यूज करके हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और इंशाल्लाह आपको जितनी मैंने बातें कराई इंशाल्लाह आपको हर बात क्लियरली समझ में आई होगी। और आज हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।